गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जो है जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो उस समय जब फर्म की एसेट्स को बेचा जाता है कैश में तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में जो है जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म जो है अपना बिजनेस बंद करती है तो उस समय जो है अपनी जब वो असेट्स बेचती है कैश में तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, क्या हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, कैसे हम उन्हें अपने बुक्स में शो करते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। तो इसमें देखिए पहले जो है थोड़ा सा आपको जो है कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि जैसे जब भी हम कोई असेट्स खरीदते हैं, जैसे सपोज हमने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो हम अपनी बुक्स में जो जर्नल एंट्री करते हैं वो करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए से। तो जब भी हम इस तरीके से असेट्स खरीदते हैं तो ये जो असेट्स हैं ये फिर बैलेंस शीट में असेट साइड पे शो की जाती है। तो होता क्या है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उनको बेचा जाता है, ठीक है। अब मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो ये जानने के लिए कि फर्म को डिसॉल्व करने पर या फर्म पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो बंद करने पर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसे हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो जहाँ तक रियलाइजेशन अकाउंट की बात है तो ये एक नॉमिनल अकाउंट ही होता है, क्योंकि इससे हम जो है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं कि भी जब फर्म बंद हुई है तो उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिकली करा क्या जाता है कि जितनी भी एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिनको बेचा जा सकता है, ठीक है, उसको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें बैलेंस शीट में फर्नीचर दे रखा है 1 लाख, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब हम फर्नीचर को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर 1 लाख से ये एंट्री हमारी आएगी। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जब फर्नीचर आया था तब तो हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया था, लेकिन अब हमने क्या करा, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका फर्नीचर अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, मतलब पहले वो डेबिट हुआ था जब खरीदा था और अब हमने उसे क्रेडिट कर दिया तो वो क्लोज हो गया। तो एक्चुअल में हमने क्या करा, फर्नीचर अकाउंट का जो बैलेंस था वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, या सिंपल वे में कहें कि अब फर्नीचर अकाउंट जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में कन्वर्ट हो गया या उसमें चला गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये फर्नीचर है आपका 1 लाख रुपए का, तो जब हम इसको बेचने की बात करते हैं कैश में तो इसमें जो है 1 लाख का फर्नीचर जो उसकी बुक वैल्यू है, ठीक है, बुक वैल्यू का मतलब जो हमारा एट प्रेजेंट फर्नीचर की वैल्यू है, ठीक है, वो 1 लाख थी। अब 1 लाख का फर्नीचर जो है वो 1 लाख रुपए में भी बिक सकता है। 1 लाख का फर्नीचर है वो 1,20,000 में भी बिक सकता है। 1 लाख का फर्नीचर है तो वो 80,000 में भी बिक सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम असेट्स बेचते हैं तो वो प्रॉफिट पर भी बिक सकती है और वो लॉस पर भी बिक सकती है। लेकिन एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमें जो है हमेशा बस जो नेट अमाउंट हमें मिल रहा है, ठीक है, मेरी इस वर्डिंग पे ध्यान देना, नेट अमाउंट मतलब फाइनली जो हमें पैसा मिलता है वो हम जो है अपना रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे अगर 1 लाख का फर्नीचर है और हमें सिर्फ 80,000 मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे जो आपको समझना है कि ये एंट्री कैसे बनी है, ठीक है, वो उसमें जो है आपका कैश या बैंक जो है उसका बैलेंस बढ़ रहा है, और नॉर्मली क्या होता है कि जब असेट्स का बैलेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट जो है वो 80,000 से होगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि अब जो है फर्नीचर अकाउंट जो है वो मर्ज हो गया है या वो ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर फर्नीचर बेचेंगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही बेचा जाएगा। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पे टू फर्नीचर अकाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि दो बारी जो है फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट नहीं होता।
ठीक है, एक बार हम जब ट्रांसफर कर चुके हैं तो वो क्रेडिट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब उसकी जगह पर अब जो नाम आएगा वो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है एक मटके की तरह है। ठीक है, अगर हम मटके में पानी डालते हैं, ठीक है, और हम अब मटके में से पानी निकालना चाहते हैं तो मटके को रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब हमने फर्नीचर को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, अब जो कुछ भी निकलेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में से निकलेगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट एक मटके की तरह है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ दिमाग में सेट करने की बात है और कुछ नहीं इसमें। तो यहाँ पर जो है हमारी जो जर्नल एंट्री बनती है वो यही बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे नरेशन जो है बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। अब यहाँ पे जो आपको मेन पॉइंट समझना है कि जब भी कोई एसेट्स बेची जाती है, अब एंट्री पे आप फोकस करेंगे, जब भी कोई एसेट्स बेची जाती है तो कैश या बैंक का बैलेंस भरता है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे कोई सी भी आप एसेट्स बेचते हैं। और इसके अंदर जो है खास तौर से जो आपको ध्यान रखना है वो है नेट अमाउंट। नेट का मतलब फाइनली हमें कितना मिला। तो देखिए, जहां तक हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स रिकॉर्डेड भी हो सकती है, अनरिकॉर्डेड भी हो सकती है। रिकॉर्डेड वो होती है जिनका बैलेंस शीट में अकाउंट है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड वो होती है जिनका बैलेंस शीट में अकाउंट नहीं है, बट इंफॉर्मेशन में या एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो आपको उसकी डिटेल बताता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चाहे एसेट्स रिकॉर्डेड हैं चाहे वो अनरिकॉर्डेड हैं, जब भी हम उनको कैश में बेचते हैं तो हमारी जो एक फिक्स एंट्री है वो है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और नेट अमाउंट ध्यान रखना है, नेट अमाउंट का मतलब है फाइनली हमें कितना मिला। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, जो कि इस तरीके से हैं। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है, इसमें हमें इंफॉर्मेशन में ही कह रहे हैं एन एसेट नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज ₹2000। तो देखिए, बेसिकली जो है इस एग्जांपल के अंदर हमें वो क्लियर कह रहा है कि भाई एक एसेट से नॉट अपीयरिंग का मतलब ये हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, और वो कितने में बिकी है, 2000 रुपये में। तो जहां तक इसकी जर्नल एंट्री की बात रहेगी तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000, और नरेशन में जो है बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज सोल्ड। तो देखिए, इस एंट्री में जो है क्लियर है कि भाई जब हम कोई इस तरीके से एसेट्स बेचते हैं तो कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी एसेट्स बेची जाएंगी तो कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ता है, और अगर एसेट्स का बैलेंस बढ़ेगा तो उनको डेबिट किया जाता है, इसलिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड होंगी तो इसलिए क्रेडिट में जो है कभी भी एसेट्स का नाम नहीं आता, उसकी जगह पे क्या नाम आता है, रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 2000 है। बाकी नरेशन जो हमारी कॉमन रहती है हम वो ही लिखेंगे। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कैश और बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो एंट्री है, कैश या बैंक अकाउंट जो भी आप बनाएंगे उसकी डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000, और क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, 2000। तो ये इसकी जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट थी इस एग्जांपल की। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। इसमें भी इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म which had been written off completely in the books. This was sold for ₹2000. तो देखिए, इस एग्जांपल में भी क्या हो रहा है कि बस अब नाम चेंज हो गया, एक ओल्ड फर्नीचर है which had been completely written off। इसका मतलब ये है कि भाई वो जो है बुक्स में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, हम उसको जो है अपनी बुक्स में नील शो कर चुके हैं, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, और ये कितने में बिकी है, 2000 में। तो जहां तक हम एसेट्स बेचते हैं बेटा, तो बेचने की जो हमारी एंट्री होगी वो होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000। तो यहाँ पे क्रेडिट में जो है एसेट्स का नाम नहीं आएगा, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, आप ये ध्यान रख सकते हैं। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग ओल्ड फर्नीचर इज सोल्ड। अब जहां तक इसकी कैश और बैंक अकाउंट में दिखाने की बात है, तो कैश और बैंक अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो रहा था एंट्री में, इसलिए कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000, और ब्रैकेट में आप ओल्ड फर्नीचर लिख सकते हैं। और क्योंकि ये जो है एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में ओल्ड फर्नीचर 2000 रुपये, ये आपका जो है अमाउंट इस तरीके से आएगा।
तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। इंफॉर्मेशन में कह रहा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स विच वाज सोल्ड फॉर ₹2000। अब देखिए यहाँ पे बस नाम चेंज कर रहे हैं हर एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे अब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो चाहे वो कोई भी असेट्स हो, चाहे वो ओल्ड फर्नीचर हो जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में था, या अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हैं, बेच रहे हैं 2000 में, तो बेचने की बेटा आपकी कॉमन एंट्री ही रहती है, आपको एंट्री याद करनी है। तो इसलिए इसमें भी अगेन वही बात है, कैश में बेच रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका 2000 से। टू में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब आपको असेट्स का नाम नहीं लिखना होता, उसकी जगह पे क्या लिखना होता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आपका 2000 से आ जाएगा। और नरेशन में बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड। और जहाँ तक हम इसको जो है लेजर अकाउंट्स में दिखाने की बात है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसलिए कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000 और ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स। और फिर उसके बाद जो है रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसमें जो है क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि एंट्री में वो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 2000। तो इस एग्जांपल में जो है इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। तो इस एग्जांपल में अब हमें कह रखा है एन ओल्ड टाइपराइटर रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द फर्म्स बुक नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹2000। इट वाज सोल्ड फॉर ₹2000। तो देखिए इस एग्जांपल में जो है वो ये कह रहा है कि एक ओल्ड टाइपराइटर है जिसका मतलब बुक्स में कोई भी अब रिकॉर्ड नहीं है, और उसको जो है एस्टिमेट किया गया है कि वो 2000 रुपये में बिक सकता है, और ये फाइनली कितने में बिका है, 2000 में। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि फाइनली जितने में भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स बिकती है वही अमाउंट हमें ध्यान रखना होता है, एस्टिमेटेड प्राइस को हम ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए यहाँ पे आपको 2000 रुपये को ध्यान रखना है। तो अब 2000 में बिक रहा है ओल्ड टाइपराइटर, तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000। और नरेशन में जो है बीइंग ओल्ड टाइपराइटर इज सोल्ड। जहाँ तक इनको लेदर अकाउंट्स में दिखाने की बात है, तो कैश और बैंक अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्योंकि एंट्री में वो डेबिट हुए इसलिए डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट करके आपको लिखना पड़ेगा 2000 और ब्रैकेट में ओल्ड टाइपराइटर। और रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एंट्री के अंदर, तो इसलिए ये जो है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, तो क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 2000 ब्रैकेट में ओल्ड टाइपराइटर। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था। अगले एग्जाम्पल में आते हैं। तो इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एन ओल्ड टाइपराइटर रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द फर्म्स बुक नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹2000। इट वॉज सोल्ड फॉर ₹1500। तो देखिए यहाँ पे भी हमने सेम वही एग्जाम्पल रखा है, बस फर्क क्या रखा है कि एस्टिमेटेड प्राइस जो है वो 2000 का था, कि भी आइडिया लगा रहे थे कि 2000 में बिक जाएगा ओल्ड टाइपराइटर, बट फाइनली वो सिर्फ 1500 में बिका। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एस्टिमेटेड प्राइस नहीं लेना होता, फाइनली जितने में वो बिक रहा है या जितना फाइनली हमें अमाउंट मिलता है वही अमाउंट हमें ध्यान रखना होता है। तो इसलिए अब यहाँ पर भी जो हमारी जर्नल में एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1500 और नरेशन में बीइंग ओल्ड टाइपराइटर इज सोल्ड। तो जहाँ तक इसके लेदर पोस्टिंग की बात है, तो कैश और बैंक अकाउंट में जो है ये डेबिट साइड पर शो किया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में ओल्ड टाइपराइटर आप लिख सकते हैं 1500 से। और वही बात है कि रियलाइजेशन अकाउंट की जब बात आती है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट करके 1500 लिखेंगे ब्रैकेट में ओल्ड टाइपराइटर। तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। एन ओल्ड टाइपराइटर रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹2000। इट वॉज सोल्ड फॉर ₹3000। तो देखिए अब इसमें जो है एग्जाम्पल में वो यही कह रहा है कि ओल्ड टाइपराइटर था और वो जो है अनरिकॉर्डेड है और 2000 रुपये में बिक सकता है एस्टिमेटेड प्राइस, बट फाइनली वो 3000 में बिका। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स बिकती है तो उसके एस्टिमेटेड प्राइस को आप ध्यान नहीं रखेंगे, फाइनली हमें कितना मिला वो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे फाइनली अमाउंट हमें 3000 मिला है तो 3000 को ही ध्यान रखना है। अब वही बात है कि जब आप बेचेंगे तो कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और असेट्स का बैलेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए एंट्री में
कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 3000 से। टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे 3000, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू उसे रिकॉर्ड करना है। नरेशन हमारी बीइंग ओल्ड टाइपराइटर इज सोल्ड, और जहाँ तक इसे लेजर अकाउंट्स में दिखाने की बात है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी आप बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड पर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना पड़ेगा 3000 ब्रैकेट में ओल्ड टाइपराइटर। और वही बात है कि ये जो एंट्री है ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी बाई कैश और बैंक अकाउंट 3000 ब्रैकेट में ओल्ड टाइपराइटर। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। तो इसमें भी आपका इंफॉर्मेशन में कह रखा है एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज ₹2000। तो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, बस अब यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। तो अब जो है वो कितने में बिका है, 2000 रुपये में। तो देखिए वही चीज़ है कि जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स बिकती है तो कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री है वो हमारी रहेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000। और नरेशन में जो है बीइंग अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर इज सोल्ड। और जहाँ तक इसको लेदर अकाउंट्स में दिखाने की बात है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए ये जो एंट्री है इसका अमाउंट कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे शो किया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर। और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट की बात आती है तो एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए ये एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में आएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट करके 2000 लिखेंगे ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है कि फर्नीचर ऑफ ₹45,000 वाज सोल्ड बाय ऑक्शन फॉर ₹66,000 एंड द ऑक्शनर्स कमीशन अमाउंटेड टू ₹2000। तो देखिए जहाँ तक इसमें इंफॉर्मेशन की बात है या इस एडजस्टमेंट की बात है तो 45,000 इसकी बुक वैल्यू है, मतलब बैलेंस शीट में ये फर्नीचर 45,000 का था। अब वो जो है नीलामी करके मतलब ऑक्शन करके 66,000 में बेचा गया है, लेकिन जो आपका ऑक्शनर है उसका जो कमीशन है वो 2000 बन रहा है। तो एक चीज़ आपको बेटा यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जब भी कोई असेट्स बेची जाती है तो फाइनली हमें कितना अमाउंट मिला है वो हमें ध्यान रखना होता है। कितने की थी उससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे 45,000 का फर्नीचर था, उससे कोई मतलब नहीं है। 66,000 में बिकी, ठीक है, लेकिन क्या हमें 66,000 मिले? नहीं, इसमें 2000 रुपये जो है कमीशन के भी देने पड़ रहे हैं। तो 2000 रुपये माइनस करके फाइनली हमें कितना मिलेगा? 64,000। तो जो अमाउंट हमें मिल रहा है उसी से ही हम उसकी फाइनल एंट्री करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको 64,000 का अमाउंट है वो ध्यान रखना है। और जहाँ तक अब क्योंकि असेट्स बेच रहे हैं हम बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट 64,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000 होगा। और नरेशन में सिंपल लिख लेंगे बीइंग फर्नीचर सोल्ड। और जहाँ तक इसे लेजर अकाउंट्स में दिखाने की बात है तो कैश और बैंक अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000 ब्रैकेट में फर्नीचर। और वहीं पर रियलाइजेशन अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पर आएगी एंट्री। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आप लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट 64,000 ब्रैकेट में फर्नीचर। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि फाइनली जो हमें अमाउंट मिला है वो हमें 64,000 का मिला है, इसलिए एंट्री जो है 64,000 से हमने करनी है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं बिल्डिंग्स वर ऑक्शन फॉर ₹15 लाख एंड द ऑक्शनर्स कमीशन अमाउंटेड टू ₹50,000। तो देखिए वही कह रहा है कि बिल्डिंग जो है 15 लाख रुपए में बिक गई, और वही बात है कि इस पर हमें कमीशन कितना देना पड़ा? 50,000। तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनली हमें कितना अमाउंट मिलता है असेट्स का, वो अमाउंट आपको ध्यान रखना है। और वो अमाउंट है आपका 14,50,000, मतलब 15 लाख में से 50,000 तो हमें कमीशन के ही देने पड़ रहे हैं, इसलिए वो माइनस हो जाएंगे। तो 14,50,000 हमें मिल रहा है, इसलिए जर्नल एंट्री जो हमारी इसकी बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 14,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,50,000 बीइंग बिल्डिंग सोल्ड। और जहाँ तक इसके लेजर अकाउंट्स की बात है बेटा, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो हम बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,50,000 ब्रैकेट में आप बिल्डिंग लिख लेंगे। और वहीं पर रियलाइजेशन अकाउंट में भी जो है आपका ये क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट 14,50,000 ब्रैकेट में
बिल्डिंग। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन में लिखा होगा लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट में बुक वैल्यू 4 लाख वाज सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। तो देखिए अब यहाँ पर जो है लैंड एंड बिल्डिंग उसकी बुक वैल्यू दे रखी है कि वो 4 लाख की थी, अब उसको 3 लाख रुपए में बेचा गया, ठीक है, और ब्रोकर के थ्रू बेच रहे हैं तो उसने 2% अपनी कमीशन भी ली है। तो एक चीज आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जो ब्रोकर की कमीशन है वो फाइनली 3 लाख पर कैलकुलेट होगी, क्योंकि जितने में बिकती है एसेट्स उसी के ऊपर हमें उसको उतने परसेंट कमीशन देना होता है जो हमने उससे डिसाइड किया है। तो इसलिए यहाँ पे 2% कमीशन जो है वो 3 लाख का निकालेंगे तो वो बनेगा 6,000। तो अब वही बात है कि हमें एंट्री कितने अमाउंट से करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 लाख का जो अमाउंट है जो हमें मिल रहा था उसमें 6,000 तो हमें कमीशन के देने पड़ेंगे, तो फाइनली हमें 2,94,000 मिलेगा। तो 4 लाख का कहीं कुछ नहीं करना, हमें कितना मिला फाइनली 2,94,000। इसलिए जो जर्नल एंट्री है हमारी इसकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 2,94,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। और इसके बाद जो है जहाँ तक लेजर अकाउंट्स की बात है तो कैश और बैंक अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग 2,94,000। और जहाँ तक रियलाइजेशन अकाउंट की बात है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाई कैश और बैंक अकाउंट 2,94,000 ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो अब कह रहा है अ डेटर हुज डेप्ट ऑफ ₹90,000 हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड पेड ₹88,000 इन फुल सेटलमेंट। तो देखिए इस एडजस्टमेंट में वो ये कह रहा है कि एक डेटर्स था जिससे हमने 90,000 लेने थे और हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड का मतलब बैड डेप्ट शो कर दिया था, हमने शो कर दिया कि इससे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली वो हमें 88,000 दे रहा है। तो अगेन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये भी एक तरीके की अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं और फाइनली जो अमाउंट हमें मिलेगा, ठीक है, वो बैड डेप्ट्स रिकवर्ड करके होगा और हमें कितना मिला 88,000। तो 88,000 को ही आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ तक जर्नल एंट्री की बात रहेगी तो अगेन इसमें पैसा आ रहा है हमारे पास, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 88,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,000 और नरेशन में लिख लेंगे बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। और जहाँ तक लेजर पोस्टिंग की बात है तो कैश या बैंक अकाउंट जब आप बनाएंगे तो कैश और बैंक अकाउंट में ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 88,000 ब्रैकेट में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आप लिख सकते हैं। और जहाँ तक रियलाइजेशन अकाउंट की बात है तो वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 88,000 ब्रैकेट में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है अशोक एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ ₹1,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60% ऑफ द अमाउंट। तो देखिए जहाँ तक इसमें एडजस्टमेंट की बात है तो एक हमारा जो है डेटर है अशोक, जिससे हमने 1,000 रुपये लेने थे वो बैड डेब्ट शो हो गए और पिछले साल, और वो अब हमें 60% दे रहा है। तो 1,000 का 60% 600 बनेगा, तो फाइनली हमें 600 मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो जो भी हम एंट्री करेंगे वो 600 से करेंगे, मतलब फाइनली जो हमें रिकवर हो रहा है उसी अमाउंट से हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है तो वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 600 टू रियलाइजेशन अकाउंट 600 और नरेशन में लिख लेंगे बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो जहाँ तक इसकी लेजर पोस्टिंग की बात है तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 600 रुपये। और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट की बात आती है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो आपका 600 है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करके। तो इस एग्जांपल में तो इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें वो इन्फॉर्मेशन में कह रहा है डेटर्स ऑफ ₹5 लाख इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ ₹20,000 ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन बैड डेब्ट्स वर ₹1 लाख एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड एट 30% डिस्काउंट। तो देखिए अब जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट की बात है तो वो ये कह रहा है कि डेटर्स है 5 लाख के और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है 20,000 का,
जो हम ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो इसका मतलब इसकी हमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करनी है अभी। बाकी अब डिसोल्यूशन के टाइम पे जो है 1 लाख रुपए के बैड डेब्ट्स हो गए हैं और बाकी बचे हुए डेटर्स से 30% जो है हम डिस्काउंट दे के उनसे अमाउंट रिकवर कर रहे हैं। तो जहाँ तक इसके वर्किंग नोट की बात है तो बेटा 5 लाख रुपीज़ के टोटल डेटर्स हैं, उसमें से लेस कर देंगे 1 लाख के बैड डेट्स, तो बाकी कितने बचे 4 लाख के। अब 4 लाख के जो डेटर्स हैं हम उनको 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए लेस 30% निकालेंगे 4 लाख का, तो वो बनेगा 1,20,000। तो वो डिस्काउंट भी आप उसमें से लेस कर देंगे 1,20,000। तो फाइनली हमें कितना मिल रहा है 2,80,000। तो जो अमाउंट हमें मिल रहा है 2,80,000 उसी से हमारी जो है एक फाइनल एंट्री बनेगी। तो जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,80,000। तो ये जो है बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। जहाँ तक लेजर पोस्टिंग की बात है तो कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स 2,80,000, और रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हुआ है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट करके 2,80,000 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे डेटर्स। तो इस एग्जांपल में इतना ही। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इसमें जो है इंफॉर्मेशन में कह रहा है डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू अ डेब्ट कलेक्शन एजेंसी विच चार्ज 5% कमीशन। The remaining debtors were ₹47,000, out of which debtors of ₹17,000 could not be recovered because the same became insolvent. तो देखिए जहाँ तक इस एडजस्टमेंट की बात है तो वो ये कह रहा है कि 1,40,000 के जो डेटर्स थे वो हमने एक डेब्ट कलेक्शन एजेंसी को बेच दिए हैं, ठीक है, या दे दिए हैं, जिसमें वो जो है अपनी 5% कमीशन लेगी, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिए कि 1,40,000 में से मतलब 5% कमीशन 1,40,000 का निकालेंगे तो वो 7,000 बनेगा। तो 7,000 कमीशन के हम लेस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1,33,000, मतलब उसी डेब्ट कलेक्शन एजेंसी से हमें 1,33,000 मिल रहे हैं। जबकि बचे हुए डेटर्स बता रखे हैं 47,000 के बचे हुए, जिसमें से 17,000 के जो है वो हम रिकवर नहीं कर पाए, मतलब ये बैड डेब्ट्स हो गए। इंसॉल्वेंट होने का मतलब है कि पैसा डूब गया। तो 47,000 में लेस करेंगे हमारे 17,000 बैड डेब्ट्स के, तो हमें 30,000 रुपये 30,000 नेट अमाउंट मिल रहा है। अब अगर हम दोनों का टोटल करें, डेब्ट कलेक्शन एजेंसी से हमें मिल रहा था 1,33,000 और यहाँ से 30,000, तो टोटल मिला हमारा 1,63,000। तो ये जो टोटल अमाउंट है इसी अमाउंट से हमारी फाइनल एंट्री बनेगी। तो जहाँ तक जर्नल एंट्री की बात है बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1,63,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,63,000 और नरेशन में सिंपल बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर। और फिर देन आफ्टर अगर हम लेजर पोस्टिंग की बात करते हैं तो कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स 1,63,000, और जहाँ तक रियलाइजेशन अकाउंट की बात आती है तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 1,63,000 ब्रैकेट में डेटर्स। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पे हमें बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर जो है डेटर्स हैं 2 लाख के और उसमें लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है 20,000, आउटर में 1,80,000 है, और नीचे वो एडजस्टमेंट्स में कह रहे हैं डेटर्स ऑफ ₹50,000 वर प्रूव्ड बैड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ में अब उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट करनी है, उसकी सारी जर्नल एंट्रीज करनी है कि भी आपको बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, और डेटर्स जो है उसमें 50,000 के बैड डेब्ट्स हो गए। तो पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारे डेटर्स हैं 2 लाख के उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सीधी सी बात है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स को ट्रांसफ़र करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे 2 लाख से टू डेटर्स अकाउंट 2 लाख, ठीक है। तो जो असेट्स ट्रांसफ़र की जाती है उनको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाता है, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। और जहाँ तक इसकी नरेशन की बात है तो बीइंग डेटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जहाँ तक प्रोविज़न की बात है ये प्रोविज़न भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर क्लोज हो जाते हैं। तो एक्चुअल में प्रोविज़न का जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब हमेशा जब भी हम प्रोविज़न बनाते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, लेकिन अब हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसलिए उनको एंट्री में डेबिट किया जाता है। तो इसलिए प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 से आपकी एंट्री होगी
और नरेशन में सिंपल बीइंग प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके बाद अब हम एडजस्टमेंट में देखेंगे तो 50,000 के जो डेटर्स हैं वो बैड डेब्ट्स हो गए हैं, तो हमें तो 2 लाख में से 50,000 कम मिले, तो इसका मतलब हमें कितना अमाउंट मिला, 1,50,000। तो जो हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा है, जितना पैसा हम डेटर से रिकवर कर रहे हैं उतने से ही हम इसकी एंट्री करेंगे। इसलिए थर्ड एंट्री हमारी बन रही है कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000 और नरेशन में बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये हमारी 3 एंट्रीज इसमें बननी थी। अब अगर हम इन एंट्रीज के हिसाब से इनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है पहली एंट्री में। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में हम देखेंगे तो डेबिट साइड पे टू डेटर्स अकाउंट आपका 2 लाख आएगा। मतलब ये एक्चुअल में जब हमने डेटर्स ट्रांसफर कर रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट टाइम, तो ये उसकी लेजर पोस्टिंग है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट जो है दोनों एंट्रीज में क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे पहले बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 20,000 जो जनरल एंट्री से आएगा, और फिर उसके बाद बाय कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, जो आपका अमाउंट रियलाइज हो रहा है 1,50,000 से ब्रैकेट में डेटर्स। इसके बाद कैश और बैंक अकाउंट की बात आती है, तो कैश और बैंक अकाउंट एंट्री में डेबिट हो रहा है हमारा लास्ट वाली एंट्री में, तो इसलिए ये डेबिट साइड पे जो है कैश और बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट करके आपका 1,50,000 ब्रैकेट में डेटर्स। तो यहाँ पर जो है आपका इस एग्जाम्पल की पूरी ट्रीटमेंट इसी तरीके से होनी थी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमें बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें डेटर्स हैं हमारे 2 लाख के और लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 20,000, आउटर में 1,80,000। और इन्फॉर्मेशन में कह रहा है सुनील अ डेटर ऑफ ₹50,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। He was allowed a discount of 5% for making payment immediately. The remaining debtors were collected in full. तो देखिए अब यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है एग्जाम्पल में, इसमें पहले तो वो ये कह रहे हैं कि एक डेटर है सुनील जिससे हमने 50,000 रुपये लेने थे, और क्योंकि जो है जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उसके 3 महीने बाद उसने पेमेंट करना था, लेकिन अब वो 3 महीने पहले ही हमें पेमेंट कर रहा है, तो इस वजह से हम उसको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ये जो 5% है इसके साथ पर एनम वर्ड नहीं है, टाइम पीरियड आपको ध्यान नहीं रखना है। आप फ्लैट 5% निकालेंगे 50,000 का, तो वो बनेगा आपका 2,500। तो 2,500 का हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट देने के बाद वो जो है हमें कितना अमाउंट पे करेगा, 47,500। ठीक है, तो वही बात है कि 50,000 के डेटर्स से हमें सिर्फ 47,500 मिलेगा और बाकी के जो डेटर्स हैं उनसे पूरा अमाउंट मिल रहा है। अब देखिए जहां तक बाकी के डेटर्स की बात आती है, तो डेटर्स जो ओरिजिनली हैं वो 2 लाख के हैं। 2 लाख में से ये 50,000 का ये जो डेटर है मतलब सुनील, इसका अमाउंट लेस कर देंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग डेटर्स हैं वो 1,50,000 के बनेंगे। 1,50,000 हमें पूरा ही मिल रहा है। तो अब अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो रिमेनिंग डेटर्स से तो 1,50,000 मिल रहा है, जबकि सुनील जो हमारा डेटर था उससे हमें 47,500 मिल रहे हैं। तो टोटल अमाउंट हमें डेटर्स से जो मिलेगा वो मिलेगा 1,97,500। तो जो टोटल अमाउंट मिलता है उसी से हम उसकी एंट्री करेंगे। तो जहां तक इसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट की बात है, तो सबसे पहले स्टेप में हम डेटर्स का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये डेटर्स का जो है बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में 2 लाख से, बीइंग डेटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर प्रोविजन को भी ट्रांसफर करना है, तो ये ध्यान रखना कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 से, बीइंग प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और फाइनली हमें 1,97,500 मिल रहा है। इसके लिए जो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 1,97,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,97,500। तो ये हमारा जो बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, ये हमारी नरेशन रहेगी। अब जहां तक लेजर पोस्टिंग की बात है, तो लेजर पोस्टिंग के हिसाब से रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सबसे पहली एंट्री जब हमने डेटर्स ट्रांसफर करे थे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में आएंगे टू डेटर्स अकाउंट करके 2 लाख। और फिर उसके बाद हमने प्रोविजन ट्रांसफर किया था, तो प्रोविजन जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 20,000। और फाइनली जो हमें अमाउंट रिकवर हुआ है डेटर से, उसके लिए बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है 1,97,500 ब्रैकेट में डेटर्स लिख लेंगे।
और क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट की बात आती है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था एंट्री में, तीसरी एंट्री में, तो इसलिए कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स 1,97,500। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में भी हमें बैलेंस शीट दे रखी है, डेटर्स है हमारे 2 लाख के और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है हमारा 20,000 का, तो आउटर में जो है 1,80,000 आ रहा है। और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो इन्फॉर्मेशन में कहा हुआ है डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹1 लाख रियलाइज्ड ₹80,000, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। और करके यही इन्फॉर्मेशन जो है आपको ऐसे भी दे सकता है, डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹1 लाख रियलाइज ₹80,000, द रिमेनिंग डेटर्स सोल्ड टू अ डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो देखिए जहां तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो इन्फॉर्मेशन में जो है आपको 1 लाख के वो डेटर्स कह रहे हैं कि उनसे सिर्फ 80,000 मिल रहे हैं और बाकी बचे हुए डेटर्स से सिर्फ 50% रिकवर हो रहा है। दोनों ही और करके जो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं इनका नेट इफेक्ट वही है। तो जहां तक हमें डेटर से अमाउंट कलेक्ट करने की बात है तो देखिए 2 लाख के डेटर्स हैं, ठीक है। अब उसमें वो कह रहे हैं कि 1 लाख के डेटर्स जो हैं वो तो 80,000 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 लाख में तो हमारा 80,000 ही आएगा खाली। बाकी जो रिमेनिंग डेटर्स हैं, ठीक है, वो फिर हमारे को उनसे सिर्फ 50% मिल रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे 2 लाख के डेटर्स हैं, आप इसको 2 पार्ट्स में बांट दीजिए, 1 लाख और 1 लाख 2 हिस्से हो गए। तो 1 लाख जो है उनसे फाइनली हमें 80,000 रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है, वो आप इसमें देख सकते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और वहीं पर जो रिमेनिंग डेटर्स हैं वो 1 लाख के ही बचेंगे, तो 50% का मतलब कितना बना आपका 50,000। तो 50,000 वहां से मिल रहे हैं और 80,000 पहले वाले डेटर से मिल रहे हैं, तो टोटल मिलाकर जो है 1,30,000 का अमाउंट हमें रिकवर हो रहा है। तो अब जहां तक इसकी ट्रीटमेंट की बात है तो वही पहला स्टेप होगा कि पहले हमें डेटर्स ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री हमारी वही रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 2 लाख। फिर सेकंड स्टेप में हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। और फिर उसके बाद फाइनली हमें 1,30,000 रिकवर हो रहा है, तो उसकी एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,30,000। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्रीज थी। और इन्हीं एंट्रीज के बेस पे अगर हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले स्टेप में हमें डेटर्स ट्रांसफर करने हैं, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू डेटर्स अकाउंट 2 लाख आ रहा है। उसके बाद फिर हमने प्रोविजन ट्रांसफर किया था तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है, अमाउंट है आपका 20,000। और फिर हमें जो अमाउंट रिकवर हो रहा है डेटर्स से उसके लिए बाय कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे ब्रैकेट में डेटर्स 1,30,000। और कैश और बैंक अकाउंट की बात आती है तो कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स 1,30,000। तो इस एग्जांपल में इतना ही था। तो ये हमारे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो अब तक हमारे बोर्ड में आ चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनकी ट्रीटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय।